हे गाइस, ये दिव्यांशु बांदल दिस साइड। वेलकम बैक टू क्लासेस। सर, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। जल्दी से हो जाता हूँ ऑडिट से फ्री। सर, इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने कल का लेक्चर छोड़ा हुआ था, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा क्या है, मैं रिवाइज करा दूँ। सर, रिवाइज क्यों करा रहे हो सर? रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ, देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम सिर्फ ऑडिट को मैं लेक्चर कंप्लीट करके यूट्यूब पर डाल दूँ। मेरा मकसद ये है कि भाई लोग तुम लोग अच्छे से याद कर लो, अच्छे से एग्जाम में लिख के आओ, अच्छे से एग्जामिनेशन भी स्कोर करो। इसलिए मैं इस चीज़ पर मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब करो, फटाफट फटाफट फटाफट। उसके बाद हम लोग रिवाइज कर लेंगे फटाफट। 2 से 5 मिनट में मैंने जितना भी पढ़ाया उतना हम लोग रिवाइज करेंगे। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ फटाफट जाके वीडियोस देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, सबको समझ आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ाया हुआ था, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। प्लीज़ जल्दी से जल्दी रिवाइज करना, बार बार इस वीडियो को देखते जाना, जिससे तुम्हें पीछे का भी रिवाइज हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या? Audit is an independent examination of financial information of entity. Audit is an independent examination of financial information of entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form, when such examination is conducted with a view to express an opinion, ठीक है। उसके बाद अपने को दूसरी चीज याद क्या करना है, ऑडिट का स्कोप। ऑडिट का क्या स्कोप होगा? पहली चीज है ऑडिटर असेस करे क्या, रिलायबल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर असेस करे रिलायबल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज ऑडिटर डिटरमाइन करे कि वेदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई है कि नहीं की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वेदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड और नॉट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर तीसरी चीज है ऑडिटर शुड एक्सरसाइज जजमेंट। ऑडिटर अपना क्या लगाए? जजमेंट लगाए, बुद्धि का यूज करें। फिर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था सर? बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करेंगे ऑडिट को? तो पहली चीज क्या थी सर? हमको क्या करना था? कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरी चीज है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। फिर तीसरी चीज है डॉक्यूमेंटेशन। चौथा आएगा स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। फिर आएगा प्लानिंग। फिर ऑडिट एविडेंसेस, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल। फिर आएगा ऑडिट का कंक्लूजन। फिर आएगा हमारा वर्क परफॉर्म बाय अदर, CID, SP आओ। इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है सर। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वेदर डिटरमाइन करेगा ऑडिट, डिटरमाइन करेगा ऑडिट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू। हमारा ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करे क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, सिंपल, ठीक है सर। उसके बाद जाएंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे ऑडिट का? हम सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, हमारे ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्ट होगा? सबसे पहली चीज होगा रीजनेबल एश्योरेंस लेना। ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज पे एश्योरेंस लेना है? कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। उसको क्या करना है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है, किस चीज से फ्री है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, कि उसमें कुछ गलती नहीं है। कौन सी गलती नहीं है? फ्रॉड और एरर के कारण कोई भी गलती नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज एंड फिर क्या करेगा? ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा अपना ओपिनियन, अपना ओपिनियन देगा, बताएगा, ठीक है। क्या बताएगा? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए गए कंपनी ने, वो एप्लीकेबल FRF के हिसाब से है कि नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि नहीं, मतलब AS फॉलो किया कि नहीं, इंडिया से अगर लगते हैं वो फॉलो किया कि नहीं, कंपनी से लगता है तो वो फॉलो किया कि नहीं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर दूसरी चीज रिपोर्ट देगा अपनी। रिपोर्ट किस चीज पे देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देगा। एंड कम्युनिकेट एज पर एस बोले तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ा दिया। फटाफट फटाफट आगे बढ़ो। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्या इंपॉर्टेंस है मालिक? पहली चीज है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स का रिटर्न। फिर दूसरी चीज है बोरिंग ऑफ मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। पहली चीज क्या थी? इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए अपने को ऑडिट कराना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पे जब भरोसा करेगा, जब अपन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करा लेंगे? ऑडिट करा लेंगे। सर, इनकम टैक्स रिटर्न में बोला गया, तुम्हारे को ऊपर एक डाउट आ सकता है, सर हमारे पापा भी ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते, तो उनको तो ऑडिट करवाना नहीं होता। देखो मेरे भाई, उसमें भी लिमिट दे रखी हुई है, छोटे व्यक्तियों को ITR फाइल नहीं कराना। छोटे व्यक्ति मतलब अगर तुम्हारे पापा का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो तुम्हें ऑडिट नहीं कराना। या फिर एक होता है सेक्शन 44AD, तुम उसमें क्या बोलते हैं उसको, इनकम टैक्स में पढ़ोगे कि भाई 2 करोड़ तक तुम्हारा टर्नओवर है तो 8% प्रॉफिट दिखा रहे हो तो तुम्हें नहीं फाइल करना है, ये लिमिट होती है, ठीक है। तो लिमिट चेक की जाएगी, तो डाउट मत रखना, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत है तो व्हाट्सअप कर देना मेरे को, मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दूंगा कैसा भी हो। 7999993161, ठीक है। और भाई लोग अभी तक वीडियो लाइक नहीं की हुई हो तो फटाफट से लाइक कर देना प्लीज, ओके। चलो वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ।
सर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा काम हो गया, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, दो पॉइंट याद रखो, ठीक है। फिर इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कंपनी के अंदर, तो क्विकली रिकवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर, हमको जल्दी से जल्दी पता पड़ेगा कि कहाँ पे फ्रॉड है और कहाँ पे एरर है। मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय, हमारा एम्प्लॉय सिगरेट तो नहीं पी रहा, टाइम पास तो नहीं कर रहा, बरोबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें चेक पता पड़ जाएगा। फिर तीसरा है भैया एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, बाहर का व्यक्ति देखना चाह रहा है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड गुडविल, ये 2 पॉइंट याद रखना है। फिर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट का क्या क्या एडवांटेजेस है, देखो इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय, ऊपर जो पढ़ा दिया गया वो चीज़ फिर से यहाँ पे दे रखा हुआ है कि इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऊपर हम क्या करेंगे, मोरल चेक लगा सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वहां से अपन लोन ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा चीज़ है क्या, सेफ गार्ड करेगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेफ गार्ड करेगा। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, इट हेल्प इन सेटलिंग की ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करने में हेल्प करेगा। फिर लास्ट में भैया हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ वेस्ट एंड लॉसेस, क्या करेगा, हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस, ये 5 पॉइंट याद रखना है आपको। उसके बाद क्या है भाई, डिफरेंस बिटवीन याद रखना है स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। इट इज कंपलसरी, मैं थोड़ा सा फास्ट लेके जा रहा हूँ क्योंकि रिवाइज करा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने कल पढ़ा दिया था, आज अपने को भी स्टार्ट करना है, ओके सर। ये कंपलसरी है, ये सिर्फ वॉलंटरी है, लॉ डिटरमाइन करेगा आपका वर्क क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जिसने आपको अपॉइंट किया वो डिटरमाइन करेगा। फिर तीसरी चीज़ है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं रिक्वायरमेंट, ठीक है। लॉ डिटरमाइन करेगा पावर, रूल्स, रेगुलेशन एक्सेट्रा, यहाँ पे नहीं लॉ डिटरमाइन नहीं करेगा, जो एग्रीमेंट हुआ है तुम्हारा वो, क्योंकि हमारा खुद करा रहे हैं हमारी इच्छा से। यहाँ पे ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो भी सकता है या फिर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, ओके। लास्ट पॉइंट, रिपोर्ट किसको करना है, हमारे शेयर होल्डर को करना है इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, लॉ बताएगा किस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में करना है, यहाँ पे सच कुछ फॉर्मेट वगैरह नहीं है, ठीक है सर। और ये सब चीज़ तुम पढ़ लेना उसके बाद, ठीक है। ये वाली चीज़ भी तुम पढ़ना, बहुत आसान सी चीज़ है, ओके ओके ओके। ये सारी अब ये जो चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें तुमको ही पढ़ना है। चलो हमें आगे आया था चैप्टर नंबर 2, हो सकता है तुम्हें याद हो गया हो भैया, इसको तुम्हें ही याद करना है, ओके। चलो 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 फटाफट अब मैं चैप्टर नंबर 7 पे लेके आता हूँ। हमारा जो बेसिक बेसिक जो रिवीजन हमको करना था हमने कर लिया, ओके सर। चलिए फटाफट मैं लेके आता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो। चलो 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 मालिक, यहाँ से हमारी क्लास अब स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, चलो आ गया है हमारा चैप्टर नंबर 7। सर चैप्टर नंबर 7 का थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर अंदर मैं ब्रीफ देता हूँ सर, समझाता हूँ आपको कि क्या चीज़ थी क्या नहीं था चैप्टर नंबर 7 के अंदर। सबसे पहली चीज़ देखो मेरे को अभी क्या करना है, देखो देखो देखो, एक होता है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ने बोला है जितनी भी कंपनीज है उनके ऊपर अपने को क्या करना है, सलाह अपने को करना है, ऑडिट करना है, सारी कंपनीज की चेकिंग होगी। कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या बोलेंगे, कंपनी सेक्टर ने क्या नाम दिया, स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा। कौन करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर करेगा, नाम है भाई, नाम है, याद रखो, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। कंपनी सेक्टर 2013 में यहाँ पे सेक्शन भी दे रखे हुए, ठीक है सर। 139 में आपको अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंट करोगे, किस तरीके से अपॉइंट करोगे, ठीक है। आपको आई होप दिख रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये मैंने जूम किया हुआ है, जूम करने पे क्या होता है दिखता नहीं है थोड़ा सा, तो बहुत छोटी सी दिखती है बुक, ठीक है। चलो आओ, 139 में अपने को अपॉइंट करना था ऑडिटर को, 140 में अपन ने रिमूव किया था, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। फिर जो 139 में अपन ने अपॉइंट किया था, फिर उसको 141 में उसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन कौन होगा कैसा होगा, बीकॉम वाला बंदे को अपॉइंट करने क्या रहे, नहीं रहे, ठीक है। फिर 142 में उसकी रिम्यूनरेशन, तो कितना पैसा देंगे, अब तुम पैसा दे रहे हो तो उसकी पावर्स एंड राइट्स होंगी अगले सेक्शन में। 143 में पावर्स एंड राइट्स, सॉरी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। 144 में बोला गया कि भैया ऑडिटर तुम ये काम मत करना, तो बोला गया ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। मैं याद करा दूंगा, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, चिंता मत करना। ये चैप्टर जिस दिन खत्म होगा उस दिन तुम्हें समझ आएगा, वाह कितना छोटा सा था, कुछ भी नहीं था, नन्ना मुन्ना सा था, ठीक है। मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, तुम सीए में बनने पर ध्यान दो, ऑडिट की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, मैं सब करा दूंगा। बस मेरे से कनेक्टेड रहना, तुम्हें कोई भी डाउट है तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मालिक, ठीक है सर। 143 हो गया। 144 में कौन कौन सी सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता, इस तरीके से याद करना है। 145 पे थोड़े से कॉमन सेक्शन आ गए। 145 में क्या है कि भैया अपने को ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा। 146 में बोला गया भैया ऑडिटर तुम जनरल मीटिंग जो होगी हमारे मेंबर्स के साथ उसको आपको क्या करना है, अटेंड करना होगा। फिर 147 में कोई भी गलती की ना पनिशमेंट लगेगा। 148 सबसे प्यारा सेक्शन, कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। यहाँ तक मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है। अब 139 में मैंने तुमको पढ़ाया था कि भैया जो हमारा ऑडिटर होगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी में पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी बनी, 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर लेके आओ, अपॉइंट करो,
कर दिया, नहीं कर पा रहे हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर करेगा, ठीक है सर, कर देगा। ये कब तक रहेगा? पहले एजीएम तक, आपके पहले एजीएम तक रहेगा। एजीएम वगैरह मैंने लास्ट वीडियो में समझा दी थी, बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर, मतलब पहला ऑडिटर आ गया, ठीक है। एक देखो, एक हमेशा ध्यान रखना, हाँ कोई भी ऑडिटर है ना, ये सब मैंने समझाया हुआ था, तो मैं कितना ज़्यादा समझा दिया मैंने, देखो देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जैसे पहला ऑडिटर आ रहा है अप्रैल, ये अप्रैल टू मार्च हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर हमने यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट किया 30 दिन के अंदर अंदर कर लेंगे, अप्रैल मतलब 30 अप्रैल तक कर लेंगे, या फिर नहीं कर पाए तो अपन 90 डेज के अंदर अंदर करेंगे, ठीक है, वो कर लेंगे, उनका मैटर है, ठीक है। यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट हो गया। अब ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट हुआ, मार्च तक काम करेगा, उसके बाद एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग कब तक करना है? 30 सितंबर तक अपने को एनुअल जनरल मीटिंग करना होगा, या फिर इससे पहले भी हो जाएगी, मार्च 31 मार्च का 1 अप्रैल को कर दिया, ठीक है, 2 अप्रैल को कर दिया, मई में कर दिया, जून में कर दिया, जुलाई में कर दिया, अगस्त में कर दिया, सितंबर तक लास्ट डेट है, यहाँ तक कर लो। या फिर आप नहीं करते हो तो यहाँ तक उसकी वैलिडिटी होगी, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अगर तुम नहीं करते हो तो पेनल्टी वगैरह भी लगेगी, लॉ में बोला भी है 6 महीने के अंदर अंदर कर लेना। एक फाइनेंशियल ईयर, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में तुमने अपॉइंट किया था उसको, ठीक है, किसको? ऑडिटर को, ठीक है। और ये बंदा काम करेगा, ये पूरी चेकिंग यहाँ से यहाँ तक की बंदा चेकिंग करेगा। ये बार बार मिटता जा रहा है, रुको रुको रुको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये चेकिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे अपॉइंट हो गया कभी भी, और तुम इसको कब हटाओगे? यहाँ पे हटाओगे, एजीएम हो रही है, एजीएम का मतलब हो गया एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर होल्डर मीटिंग करेंगे, इसको हटाएंगे, अब नया ऑडिटर लेके आ सकते हैं, या फिर इसी को फिर से अपॉइंट करेंगे। सर इसको फिर अपन हटा क्यों नहीं रहे? प्रोसीजर है बाबा, प्रोसीजर है, समझ लो। इसको हटा के या तो नया वाला ले आओ, या फिर इसी को फिर से अपॉइंट कर लो, ये प्रोसीजर है, ठीक है। अब ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए काम करेगा? इसको अपन हटाएंगे और फिर नया आएगा, तो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए काम करेंगे? यहाँ पे मान ले ये जो मार्च में 31 मार्च हुआ ना, यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लगेगा, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 23, ठीक है, 1 अप्रैल 23 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, फॉर 31 मार्च 24 यहाँ पे तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। ये ऑडिटर यहीं तक के लिए क्या था? अपॉइंटेड था। अब तुम्हारी एजीएम तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने के बाद हो रही है, 30 सितंबर 24 को हो रही है। तो मेरे को एक बात बताओ, ऑडिटर जैसे यहाँ पे निकल रहा है, तो ये 6 महीने का भी इसको पावर मिलेगा? नहीं भाई नहीं। ऑडिटर अगर अपॉइंट हुआ तो सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट होगा, पहला ऑडिटर, ठीक है। तो यहीं तक के लिए अपॉइंटेड रहेगा, निकालेंगे बाद में, प्रोसीजरल पार्ट बाद में, लेकिन उसकी जो पावर होगी, उसका जो काम होगा, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही होगा, ठीक है। अब तुमने क्या उसको निकाल दिया, 30 सितंबर को निकाला, नया वाला लेके आए, तो तुम उसकी पावर कहाँ से होगी? तो यहाँ पे होगी 1 अप्रैल 24 से, यहाँ से उसकी पावर होगी, और कहाँ तक उसकी पावर होगी? 31 मार्च 25 तक, ठीक है, 25 तक होगी, ठीक है, यहाँ तक उसकी पावर होगी। अब यहाँ इसके बाद क्या होगा? देखो मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, पहला ऑडिटर हो गया हमारा, ठीक है सर। अभी मैं किसकी बात बताऊंगा? ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? अभी मैं बात कर रहा था इसकी, ठीक है, पहले ऑडिटर की बात कर रहा था मैं, ये डब्बा मैंने बढ़ा दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, पहली एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, अब यहाँ से आने वाले 5 सालों के लिए अपॉइंटेड रहेगा, ठीक है। तो आ जाओ हमारे एग्जाम्पल पे आओ, एग्जाम्पल कहाँ था हमारा, ये दे रहा, ठीक है। अब ये पहली एजीएम में अपॉइंट हो गया, पहली एजीएम में अपॉइंट हो गया, लेकिन पावर कहाँ से? 1 अप्रैल 24 से इसकी पावर है, 31 मार्च 25 तक पावर है, फिर उसके बाद 31 मार्च 26 ले लो, यहाँ तक भी पावर रहेगी, ठीक है। फिर 31 मार्च 27 तक भी पावर रहेगी, ठीक है सर, ठीक है। उसके उसके बाद फिर 28 पे आते हैं, 31 मार्च 28। अब बोलो कितना कितना साल हुआ? कितना साल हुआ सर? कितना साल हुआ? 1 साल, 2 साल, 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, 1 साल और ऐड करेंगे अपन इसमें, 1 साल और ऐड कर लो बच्चा, ठीक है। 31 मार्च 29, ठीक है। अब उन्होंने बोला पहली एजीएम पे तुमने अपॉइंट किया ना, अब यहाँ पे 6वीं एजीएम तक रहने वाला है। ये कौन सी एजीएम है? पहली एजीएम है, मतलब ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, इतना याद रखना, ठीक है। पहली एजीएम पर अगर अपॉइंट हुआ तो अब देखो फर्स्ट एजीएम यहाँ हो गई 31 मार्च की, इस फाइनेंशियल ईयर की भी एजीएम होगी, कहीं ना कहीं बीच में अपन एजीएम रखेंगे इसमें, ठीक है। तो दूसरी एजीएम हो गई, फिर इस फाइनेंशियल ईयर की भी तीसरी एजीएम होगी, AGM 3, ठीक है सर। इसकी भी एजीएम होगी सर, ये एजीएम हो गई, 3 हो गई। फिर 31 मार्च 27 के बाद भी एक एजीएम होगी, ठीक है, फोर्थ वाली एजीएम होगी, ठीक है। अब ये 31 मार्च 28 के बाद भी एजीएम होगी, कौन सी हो गई? ये फिफ्थ वाली एजीएम हो गई, ठीक है सर। अब यहाँ पे 31 मार्च 29 के बाद भी एक एजीएम होगी, बीच में कहीं भी रख देंगे AGM,
ठीक है, 6th AGM। तो ये बंदा कहाँ तक अपॉइंटेड रहेगा, 31 मार्च 29, मतलब 5 फाइनेंशियल ईयर तक के लिए वो अपॉइंटेड रहेगा, 1 अप्रैल 24 से लेकर यहाँ तक 31 मार्च 29, ये होते हैं हमारे 5 फाइनेंशियल ईयर, 5 फाइनेंशियल ईयर तक के लिए वो अपॉइंटेड रहेगा। मतलब एक AGM पे अपॉइंट होगा, वो 6वीं AGM में जाके उसको निकाला जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये बात कर रहा था मैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, ये चीज़ थी। ठीक है सर, इसमें एक चीज़ और मैं पढ़ाऊंगा, वो चीज़ भी अपने को दिमाग में रखने का मैटर है। ठीक है सर, सर ये वाला मैंने आपको समझा दिया। अब नो रेटिफिकेशन इज रिकॉर्ड इन एवरी AGM, हर एक AGM में नो रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। सर इसका मतलब क्या, देखो जैसे हर एक AGM होगी, पहली AGM की बात करती हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी AGM होगी, जनरल मीटिंग बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग इसको बोलते हैं। इसमें शेयर होल्डर आके बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, ऑडिटर को अपॉइंट, पुराने ऑडिटर को हटाएंगे, नए को लेके आएंगे पहली के बाद वाले में। ठीक है, तो उन्होंने बोला नो रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब जब भी AGM होगी, अब तुम 5 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हो ना, तो तुम्हें फिर से हम अप्रूवल नहीं लेंगे कि भैया ये हमारे ऑडिटर है, इसको हमको अपॉइंट करना है कि नहीं करना, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर तुम एक बार अपॉइंट हो गए तो 5 साल के लिए अपॉइंट हो गए, आप कुछ नहीं करना। ठीक है, बार बार उनसे पूछना नहीं है, हमारे शेयर होल्डर से फिर से वोटिंग नहीं कराना उनसे कि भैया इसको फिर से अपने को फिर से अपॉइंट करना है कि नहीं, वोट दो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल। अब हमारी गवर्नमेंट कंपनी के बारे में मैंने बात की, तो गवर्नमेंट कंपनी का सिंपल केस है। गवर्नमेंट कंपनी में हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही होगा। पहला ऑडिटर तो मैंने बता दिया था भैया, पहला ऑडिटर क्या 60 दिन में C&AG लेगा, नहीं अपॉइंट करता तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, नहीं कर पाता तो अगले 60 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा, सिंपल। और उसका कंक्लूजन कब तक होगा भैया, वो पहले AGM तक ही रहेगा, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर काम करेगा और वो पहले फाइनेंशियल ईयर की जब भी AGM होगी तब उसको हटा दिया जाएगा, सिंपल। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर, नेक्स्ट जो ऑडिटर है कब तक अपने को अपॉइंट करना है, उन्होंने बोला जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उससे 180 डेज के अंदर अंदर आप ऑडिटर को क्या कर लें, अपॉइंट कर लें। 180 डेज के अंदर अंदर उसको अपॉइंट कर लें, और उसका कंक्लूजन वो कब तक अपॉइंटेड रहेगा, नेक्स्ट AGM तक अपॉइंट रहेगा, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर काम करेगा, उसका जब भी AGM होगी उसको हटा दिया जाएगा, फिर से अपने को नया ऑडिटर लेके आना है। ठीक है सर, इतना मैंने मेन पॉइंट आपको समझा दिया गया है। और ये डिक्लेरेशन वगैरह देगा हर AGM में। ये बंदा जो हमारा ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ये जो बंदा है ना, 5 साल के लिए अपॉइंट हो रहा है, तो ये बंदा हर AGM में बताएगा कि हाँ मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर कोई रूल रेगुलेशन प्रोसीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं सही हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ें वो देगा। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है सर, अब इसमें कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं सारे डाउट्स आपके ले लूँगा, सॉल्व कर दूंगा। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो। सर अब मैं आता हूँ अगले सेक्शन पे। सर हमारे सेक्शंस तो बता दो सर, सेक्शन कौन कौन से थे। तुम्हें चार्ट याद रखना है आंख बंद करके, तुम्हें चार्ट याद रखना आंख बंद करके। 139.6 175, 139.6 139.1 139.7 139.5 6175, ये लास्ट का याद रखो 6175 6175, आगे का तो याद होगा 139। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अब मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूँ 139.8 कैजुअल फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। मतलब क्या हुआ, ऑडिटर अपॉइंटेड था, बीच में भाग गया, उसको क्या एक पूरे फाइनेंशियल ईयर काम करना था, या फिर वो 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए आया हुआ था। ठीक है, आप एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आए हो, मतलब पहले वाला केस में इस डब्बे में देखो, इस डब्बे में देखो तुम 1 साल के लिए आए हो। ठीक है, या फिर इस वाले केस में 1 साल के लिए आए हो, इस वाले केस में 1 साल के लिए आए हो, इस वाले केस में तुम 5 साल के लिए आए हो। ठीक है, तो क्या बोला गया, तुम अगर बीच में छोड़ के चले गए, बीच में तुम फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, बीच में तुम कभी भी छोड़ के चले गए, तो अब इस केस में क्या बोला गया, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कुछ बोला गया कि अगर तुम डेथ हो जाती है, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब है पागल वागल हो गया। ठीक है, और फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि भैया CA की जो फर्म थी, या तो देखो एक इंडिविजुअल बोले तो एक इंसान ऑडिट कर सकता है, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म ऑडिट कर सकती है। मतलब 3-4 CA थे, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म बना ली, तो वो ऑडिट कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर लॉयर हो गए, लॉयर 2 लॉयर हो गए, 3 CA आ गए, 2 CS आ गए, ऐसे करके अपनी पार्टनरशिप फर्म बना ली। ठीक है, इस तरीके से वो अपनी पार्टनरशिप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया है कि अगर मान के चलो भैया तुम्हारी डेथ हो गई, कोई CA था, इंडिविजुअल बंदा था, वो खुद ही काम कर रहा था, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, या फिर अनसाउंड पागल वागल हो गया, या फिर आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म में लड़ाई वड़ाई हो गई, फर्म खत्म कर दी, तो इस केस में अगर तुम्हारी क्या हुई, कैजुअल वैकेंसी हुई, मतलब तुम बीच में छोड़ के चले गए। तुम कौन थे, ऑडिटर थे, तुम काम करना था तुम्हें एक पूरे फाइनेंशियल ईयर या फिर 5 साल पूरे काम करना था तुमको। ठीक है, अब तुम बीच में तुम्हारी तुम्हारी नहीं सॉरी किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, या फिर पागल वागल हो गया, या फिर उनकी फर्म वगैरह क्या डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, तो अब इसमें क्या, ऑडिटर तो चला गया, खत्म है, अब क्या करें। तो यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया, अगर आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो बोला गया कि अपॉइंटमेंट कर लेना 30 दिन के अंदर अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लेगा, 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा, सिंपल।
ठीक है, और उसका टेन्यूर कब तक होगा, वो कब तक के लिए अपॉइंटेड होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, मतलब इस साल की जो एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वहां तक के लिए अपॉइंटेड रहेगा, फिर से अपने को नया अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर है बीच में, यहाँ पे बीच में सितंबर में चला गया कोई, ठीक है, अप्रैल टू मार्च चलता है, बीच में सितंबर में ही डेथ वगैरह हो गई, हमारी फर्म वगैरह खत्म हो गई, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी एजीएम जब भी होगी, एजीएम होगी भाई, मैक्सिमम 30 सितंबर तक तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर इसके बाद करते हो तो एक लिमिट होती है कि भाई 30 सितंबर तक ही तुम अपॉइंटेड हो, मतलब तुम इसको निकालना ही होगा, नया ऑडिटर अपने को अपॉइंट करना होगा, सिंपल है, ठीक है। और इसकी पावर कितनी होती है पता, अप्रैल टू मार्च तक की एक फाइनेंशियल ईयर की ही पावर होगी, मैंने आपको समझा दिया ऊपर है। तो यही चीज़ बोला गया भैया, 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना, ठीक है। अब इस केस ऑफ रिजाइन, देखो लफड़ा वाला केस है, ऑडिटर क्या बीच में काम कर रहा था, छोड़ के भाग गया, छोड़ के भाग गया मतलब रिजाइन करके भाग गया। रिजाइन क्यों करेगा ऑडिटर, उसको पैसे बुरे लगते हैं क्या, नहीं भाई। देखो क्या होता है भाई, कभी कभी प्रेशर आ गया, मैनेजमेंट ने ऐसे एक इक्विपमेंट आता है, गन आती है एक ऐसी ऐसी, ठीक है, तो भाई एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, ऑडिटर ऐसी गन आती है, ऐसी लगा दी ऑडिटर पे, बोला कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली बुक्स ऑफ अकाउंट बननी चाहिए, मैनेजमेंट बोलता है, ये सारी काम बोलता है, ठीक है, तो ऑडिटर भाई प्रेशर में आ गया, भाग गया वो छोड़ छाड़ के, ठीक है, और कुछ भी रीज़न हो सकता है, फ्रॉड वर्ड कर रहा था कंपनी, ठीक है, प्रेशर वैशर आ रहा था कंपनी के ऊपर से, तो भाग गया, तो ये सीरियस केस है। इसकी बात कर रहे हैं अपन, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, ये सीरियस केस है। तो इस केस में क्या बोला गया, अपॉइंटमेंट तो कर लेना तुम 30 दिन में, सेम इस तरीके से का है, ठीक है, सेम है कि भाई 30 दिन में अपॉइंटमेंट तो कर लेना, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बिठाना, किसकी, शेयर होल्डर्स की, कितने महीने में, 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। कहाँ से, 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे बंदा चला गया, रिजाइन करके चला गया, तो 30 दिन के अंदर अंदर नया तुमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, किसने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, ठीक है। अब 3 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन तुमने अपॉइंट किया वहां से 3 महीने के अंदर अंदर एक ईजीएम करना, ईजीएम का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मैं बताता हूँ क्या होता है, कल भी बताया था वैसे, ईजीएम करना, वहां में वहां से क्या करना है, शेयर होल्डर्स उसको अप्रूवल दे देंगे, ठीक है, ये दे रखा हुआ अप्रूवल कर देंगे ईजीएम में, ठीक है सर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इनका टेन्यूर भी कितना होगा, नेक्स्ट कंक्लूजन तक होगा सर। एजीएम ईजीएम मैंने आपको कल भी समझाया वो, तो फिर भी एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ। एजीएम क्या होता है भैया, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, लिखते चलना, क्यों, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बुक के अंदर नहीं दे रखी हुई हैं, बट कुछ कुछ क्या लिखते हुए चलो, नीचे नोट्स वोट्स बना रखे हैं ना अपन ने, तो लिख के चलो। शेयर होल्डर क्या है, एक साल में एक बार आके मीटिंग करेंगे, किसके साथ, कंपनी के साथ, कि किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से नहीं चल रहा है, वो तुम लिख लेना इस चीज़ को, ठीक है। एजीएम बोलते हैं इसको, साल में एक बार होगी, ईयर एंड खत्म हुआ, ईयर एंड के बाद मतलब अप्रैल टू मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, इसके बाद जो सितंबर आएगा, 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, यहाँ तक तुम एजीएम कभी भी बीच में कर लेना, मतलब शेयर होल्डर से एक बार मीटिंग कर लेना। शेयर होल्डर मतलब जिसने पैसा लगाया हुआ, वो आएंगे कंपनी में, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, ऑडिटर को जो अपॉइंट करना है, या फिर सीएस को अपॉइंट करना है, सॉरी सीएस ऐसे अपॉइंट नहीं होगा, ठीक है, ऑडिटर को अपॉइंट करना, डायरेक्टर वगैरह को अपॉइंट करना, कुछ भी काम करना है एक्सेट्रा, वो चीज़ करेंगे, ठीक है। अब ईजीएम होता है, ईजीएम का क्या होता है, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब भाई ये तो क्या हो गया, अब जैसे अभी हमारा ऑडिटर बीच में भाग गया, ऑडिटर बीच में भाग गया, मान के चलो अप्रैल में, जून में भाग गया, जून में भाग गया, अब अपने को क्या है, 30 डेज के अंदर अंदर अपने को क्या, ऑडिटर लाना है, और 3 महीने के अंदर अंदर अपने को अप्रूवल भी लेना है, तो एक एक्स्ट्रा मीटिंग रख लो, किसके साथ रखेंगे, शेयर होल्डर के साथ ही, ठीक है, एक एक्स्ट्रा मीटिंग रखेंगे, उसका नाम रख दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक और मीटिंग रख लो बीच में, कभी शेयर होल्डर से कुछ अप्रूवल वगैरह लेना है तो, ठीक है। ये चीज़ था एजीएम और ईजीएम, समझ आया, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूँ मैं गवर्नमेंट कंपनी की, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी की तरफ। गवर्नमेंट कंपनी में बोला एनी केस, कोई भी केस हो, एक बात ध्यान रखना, ये जो बुक है, थोड़ा सा ये डब्बा भूल गया था, हमारा जो डिज़ाइनर था वो हमारा डब्बा भूल चुका था, ये डब्बा बीच में आप ऐड कर लेना, या फिर हो सकता है आपकी बुक में शायद एडिटेड आएगा, ठीक है, मैं करेक्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा, ये डब्बे को ऐड कर लेना, ठीक है। कोई भी केस हो तो पहले ये डब्बा पढ़ना है, उसके बाद अपने को ये पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी केस हो, इन एनी केस अपॉइंटमेंट बाय CNDG विद इन 30 डेज, कोई भी केस है, CNDG कॉम्पोटोलर एंड ऑडिटर जनरल 30 दिन में अपॉइंट करेगा, ठीक है, अपॉइंट करिया, अपॉइंट किया, ठीक है। अगर नहीं अपॉइंट कर पाया तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा, और उसका अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी नहीं किया तो इसके बारे में लॉ साइलेंट है, लॉ में कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। तो 30 दिन में हमारा CNDG अपॉइंट करेगा, वो करता है तो ठीक, नहीं करता है तो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगले 30 दिन में अपॉइंट कर लेगा, ठीक है। और टेन्यूर कब तक है, कब तक के लिए वो अपॉइंटेड रहेगा, नेक्स्ट एजीएम तक वो अपॉइंटेड रहेगा, मतलब वो पूरा फाइनेंशियल ईयर ही खत्म होगा, ठीक है, वहां तक की उसकी पावर, उसका एजीएम में वो नेक्स्ट जो एजीएम होगी एनुअल जनरल मीटिंग हट जाएगा वो, ठीक है, सिंपल है। बस एक करेक्शन, आप अगर आपकी बुक में नहीं हो तो ये डब्बा प्लीज उसमें बना लेना, ठीक है सर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है।
अब मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक। प्लीज इस सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज 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 कमेंट में डालो। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो मुझे फ़ोन करना, मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आप चाहो टेलीग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, टेक्स्ट मैसेज पे आ जाओ, जो भी करना है कर लो। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, फटाफट इस चीज़ को एक बार रीड करो। 1 मिनट के लिए आपका ब्रेक दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, फटाफट देखो, फटाफट। चलो वापस आओ। ठीक है, चलो 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 चलो, अपन पढ़ेंगे अगला सेक्शन। अभी तक कोई भारी लोड नहीं लग रहा होगा, बहुत सिंपल तरीके से लेके जा रहा हूँ मैं ना। सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। अभी कितने सेक्शंस पढ़े? सेक्शन 139 सबसे ऊपर क्या पढ़ा था? 6175। फिर पढ़ा मैंने कैजुअल वैकेंसी, सेक्शन 139 8। अब मैं पढ़ा रहा हूँ सेक्शन 139 9, सेक्शन 139 9, सेक्शन 139 9 9 9 9 9 9। मतलब क्या है कि भाई अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ऑडिटर जो रिटायरिंग ऑडिटर जिसका 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ कैन नॉट बी अपॉइंटेड। अगर वह डिस्क्वालीफाइड हो गया, सर कौन सी बात कर रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा। मैं इस डब्बे की बात कर रहा हूँ, मैं ये बीच वाला जो डब्बा दिख रहा है अपने को, इसकी सेक्शन 139 सब्जेक्शन 1। इसमें क्या बोला था भाई? ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, पहले एजीएम से अपॉइंट होगा, 6 एजीएम तक अपॉइंटेड रहेगा। ठीक है, मतलब 5 फाइनेंशियल ईयर उसकी पावर होगी, वो रहेगा। क्या बोला गया उन्होंने? क्या बोला गया? क्या बोला गया? क्या बोला गया? आ जाओ। सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में बोला कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है, मतलब क्या बोला, पहली एजीएम से आने वाली 6 एजीएम तक वो ऑडिटर है। ठीक है, अब दूसरी एजीएम होगी ना, तीसरी एजीएम होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी और छठी भी होगी। इसमें क्या बोला? ये रिटायरिंग ऑडिटर बोला गया, सिर्फ सिंपल है, लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज पे मत जाओ, मेरी भावनाओं पे जाओ। जिसके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, मतलब वो बीच में कभी भी, पहले एजीएम से छठी एजीएम तक कभी भी वो अपॉइंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, उसने कुछ फ्रॉड व्रॉड कर दिया, कुछ गलती कर दी, तो उसको अपन बाहर निकालेंगे, ऐसा अभी के लिए समझो। अगर वो डिस्क्वालीफाइड है अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, मतलब क्या बोला गया? अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, मतलब पहले एजीएम से छठवें एजीएम तक वो है, बीच में है, अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, कुछ रीजन है, मैं बताऊंगा क्या होता है। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 है, वो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। क्या होता है मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी से पढ़ लो। अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया तो उसको अपन हटा देंगे। ठीक है, नया ऑडिटर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर उसने नोटिस दे दिया कि मैं नहीं कर रहा आपके साथ काम, मेरे को नहीं करना, मजा नहीं आ रहा आपके साथ काम करना, बोला गया ही हैज़ गिवन अ नोटिस ऑफ हिज अनविलिंगनेस टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। वो बोल रहा है मैं नहीं कर रहा तुम्हारे साथ काम, कंपनी मुझे नहीं करना काम। अगर वो क्या बोल रहा है, भैया मैं काम नहीं करना चाहता, ठीक है भैया हट जा, कोई दिक्कत नहीं, जोर जबरदस्ती थोड़ी कि तू 5 साल बिल्कुल ताले में हम तुमको इस कंपनी में पैक करके रखेंगे, यहीं रहना, यहीं खाना, कंपनी के अंदर ही सब कुछ, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं। या फिर तीसरी चीज, क्या? 3 काम। तीसरा काम क्या? एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया। स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया। सर ये स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? सर मैं बताता हूँ। देखो, एक होता है सेक्शन, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा यार, सेक्शन 115 होता है। सेक्शन 115 में क्या बोला गया? या तो डायरेक्टर, डायरेक्टर या तो फिर ऑडिटर, या तो डायरेक्टर को अपॉइंट करना है या फिर हटाना है, या फिर ऑडिटर को क्या करना है? अपॉइंट करना है या फिर रिमूव करना है। अपॉइंट या रिमूव, अपॉइंट या फिर रिमूव। ठीक है, या तो देखो और क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है या तो रिमूव करना है, या फिर ऑडिटर को अपॉइंट करना है या फिर रिमूव करना है। ये सेक्शन पावर देता है। सेक्शन 115 सिर्फ 4 चीज़ों पे बात करता है। क्या सर? क्या 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 बात करता है? या तो डायरेक्टर को हटाना है या फिर अपॉइंट करना है, या फिर ऑडिटर को हटाना है या फिर अपॉइंट करना है। 4 सेक्शन पे बात करता है। सर कैसे करता है मैं बताता हूँ। सेक्शन 115 में क्या बोला गया है कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं, कौन है सर? शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर हैं, जो मतलब पिताजी जिसने पैसा दिया हुआ है, अगर उसका क्या 1% क्या है? वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर मतलब 1% उसके साथ वोटिंग पावर है, या फिर 5 लाख रुपए या उसके ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल है। ये इतने डेप्थ में मत जाना, लॉ का पार्ट है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी बेटा, अच्छे से समझा दूंगा तुम्हें, लास्ट डे तक सब चीज़ें याद रहेंगी। बोला गया है सेक्शन 115 में कि अगर तुम्हारे पास, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ, मैंने 1% वोटिंग पावर है मेरे पास, 1 लाख शेयर्स थे, एक मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1% वोटिंग पावर का मतलब है कि 1 लाख शेयर होल्डर थे, अगर मेरे पास 1% वोटिंग पावर है, ठीक है, या फिर मेरे पास 5 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल है, मतलब 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया या फिर उससे ऊपर का किया, तो मेरे पास क्या ये पावर आ जाएगी कि मैं डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, ऑडिटर को रिमूव कर सकता हूँ, अपॉइंट कर सकता हूँ। कैसे करूँगा मैं बता सकता हूँ आपको। या फिर छोटे छोटे जो शेयर होल्डर होते हैं 1-1% वाले, वो मिलके भी काम कर सकते हैं कि आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया
कि हैज़ बीन पास टू अपॉइंट एनी अदर ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन, मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग होगी उससे पहले तुमने क्या एक स्पेशल रेजोल्यूशन तुमने पास करा दिया, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, ये गलत पढ़ा दिया, सॉरी, 1 मिनट रुको, ये अपने को आगे पढ़ाना है। सॉरी, मैं आपको ये आगे पढ़ाऊंगा, मेरी मिस्टेक हो गई। स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। सर स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? देखो, सॉरी, मैंने 115 पढ़ा दिया, यहाँ पे नहीं पढ़ाना था, आगे पढ़ाना था, सॉरी। बताता हूँ, देखो क्या होता है। एक होता है रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, ठीक है सर। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, मतलब सर बताओ ना क्या होता है, मतलब बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो रे बाबा, ठीक है। एक होता है हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन, ये लिखते चलना, स्पेशल रिजोल्यूशन अपने जो नोट है ना, समरी नोट, नीचे नोट्स वगैरह बना दे रखा हूँ, वहाँ पे आप लिखते चलो कुछ कुछ चीज़ें सर। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, क्या होती है सर? जनरल मीटिंग होगी, GENERAL, जनरल मीटिंग का मतलब क्या? वो एनुअल जनरल मीटिंग, कब से चिल्ला रहा हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग होगी, यहाँ पे कौन होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे। बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है, मतलब सर शेयर होल्डर्स ने बोला हाँ कोई मैटर आया भैया ये काम करना है, कर सकते हैं, या फिर अपने कुछ अप्रूवल लेना है तो हाथ उठा देंगे, या फिर वोटिंग सिस्टम जो हमारे इंडिया में चलता है भाई, वोट डाल दो, ऐसे ही चलता है भैया। एनुअल जनरल मीटिंग में जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो भी क्या करते हैं? हाथ उठा देते हैं, या फिर वो लिख के चिट्ठी बना के रख देते हैं डब्बे के अंदर, ठीक है। या फिर ऑनलाइन भी ये काम चलता है। सर क्या होता है, अगर 51% वोट फेवर में आते हैं तो कोई भी डिसीजन पास करना है वो हो जाता है। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, मतलब दैट मीन्स 75% अपने को वोट फेवर में चाहिए होता है, तब वो चीज़ पास होती है, ठीक है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए तो देखो बहुत सारे मैटर होते हैं, जब डायरेक्टली लिखा होगा कि भैया रेजोल्यूशन पास कर दिया कंपनी ने, तो रेजोल्यूशन पास कर दिया मतलब हो गया 51% आपने वोटिंग दे दी, 51% लोग हाँ बोल गए तो वो चीज़ पास हो गई, ठीक है। जब लॉ ने बोला कि भैया यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब हो गया जब 75% या उससे ऊपर वोट फेवर में आएंगे किसी भी चीज़ के, मतलब 75% से ज़्यादा, 75% या उससे ऊपर हमारे शेयर होल्डर हाँ बोलेंगे तो वो चीज़ अपन अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर तीसरा वाला पॉइंट कि भैया अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, मतलब 75% या उससे ऊपर हमारे जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने हाँ बोला, अप्रूव किया, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया कि भैया हम नया ऑडिटर लेके आ रहे हैं, हम तुमको हटा रहे हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो हम जो हमारा जो ऑडिटर अपॉइंटेड था, जो 5 साल के लिए अपॉइंटेड था, उसको अपन हटा के नया वाला ले लेंगे। सिंपल सी बात थी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 ये चीज़ बोलता था, ठीक है। अब सेक्शन 139 सबसेक्शन 10 क्या बोलता है? अगला सेक्शन, सेक्शन 139 सबसेक्शन 10, अगर वेयर एट एनी एजीएम नो ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, क्या बोला गया? हमने क्या किया? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, या फिर वो डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड तो एक अलग केस है। मान के चलो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भैया हमारे इस ऑडिटर को हटा के हम नया लेके आ रहे हैं, लेकिन अब हम नया अपॉइंट ही नहीं कर पाए, उस मीटिंग में नया हम अपॉइंट ही नहीं कर पाए, तो एक सेक्शन 139 सबसेक्शन 10 बोलता है कि आप जो अभी जो हमारा जो पुराना वाला जो ऑडिटर था जिसको तुमने हटाया, आप उसी को आप फिर से आप अपॉइंट कर लो, अगर तुम नया ऑडिटर नहीं लेके आ पाए हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी कि आप उस पुराने वाले को अपॉइंट मत करना। कब मत करना अपॉइंट? जब वो अनविलिंगनेस शो करे, वो बोल रहा भाई मेरे को अपॉइंट ही नहीं करना, कि जो एग्जिस्टिंग जो ऑडिटर है वो बोल रहा भाई मुझे नहीं तुम्हारे साथ काम करना है, तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। सिंपल सा बोल दिया गया लॉ ने, अगर तुमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, तुम ऑडिटर को हटाना चाहते हो, हटा दिया, ठीक है, अब तुम नया अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे तो बोला पुराना वाले को ही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसने मना कर दिया मैं नहीं आना चाहता तुम्हारी कंपनी के साथ, तो फिर आप नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है। अब फिर भी क्या हुआ भाई, उस बंदे ने मना कर दिया, तो अब आगे के लिए क्या लिखा हुआ है कि भैया अगर एग्जिस्टिंग वाले ने मना कर दिया, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, मतलब एक और मीटिंग कर लो। ये एनुअल जनरल मीटिंग थी, यहाँ पे नया को लेके आना था, तुमने उसको हटा दिया, नहीं आ पाया और उसने भी मना कर दिया, अब तुम अगली मीटिंग रखो। कब रखोगे? तुम्हारी इच्छा, जब भी रखना हो, कल रख लो, परसों रख लो, 10 दिन बाद रख लो, ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी रखना क्योंकि अपने को ऑडिटर चाहिए। तो उन्होंने बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखो जहाँ पे आप नया ऑडिटर अपॉइंट करोगे, ठीक है, इतना सा सेक्शन था बस। सर ये रोल ऑफ ऑडिट कमेटीज रिकमेंडेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इसका क्या मतलब है? देखो सर समझा देता हूँ। एक होती है सर ऑडिट कमेटी, उसकी लिमिट वगैरह भी मैं आज पढ़ाऊंगा या फिर मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहें इसको पेंडिंग रखना तो अपन पेंडिंग भी रख सकते हैं, ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ अभी के लिए। क्या होता है, एक ऑडिट कमेटी होती है कंपनी के अंदर, मतलब डायरेक्टर वगैरह मिलकर कमेटी अलग से बनाते हैं, उसको बोलते हैं अपन ऑडिट कमेटी, सिंपल सी बात है, ठीक है सर।
सर ऑडिट कमेटी में क्या होगा, ऑडिट कमेटी में क्या होगा, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो बस उसकी क्या करना है, अपने को रिकमेंडेशन लेना है। ये ऐसा ही है जैसे हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, कोई भी आप नया धंधा चालू करते हो, कोई भी काम करते हो, तो बुजुर्ग लोग से पूछो, पिताजी या फिर दादाजी मैं ये काम कर लूँ क्या, मैं ऐसा काम कर लूँगा, करना अपने को पता है, अपन ही बाप है, ठीक है, अपन ही सब कुछ, बस एक बार रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए पूछ लो कि पिताश्री जी, ये दादाश्री जी, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, कर लूँ क्या। वो मना करें, वो मना भी करेंगे तो भी करना है, नहीं करें तो भी करना है, बात खत्म, बस एक सम्मान देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई भी अगर आप जब ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, पहली चीज़ है कि तुम्हारी कंपनी में सेक्शन 177 में लिमिट दे रखी हुई है कि कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है, किसको नहीं बनानी, ठीक है, मतलब कौन सी कंपनी में दादाजी का होना जरूरी है, किस कंपनी में दादाजी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल, ठीक है। अगर तुम्हारी कंपनी में दादाजी हैं तो प्लीज प्लीज जब तुम ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, या फिर कैजुअल वैकेंसी होगी, मतलब बीच में ऑडिटर छोड़ के भाग गया, तुम नए वाले ऑडिटर को लेके आ रहे हो, तो एक बार उनकी रिकमेंडेशन ले लेना, मतलब तुम्हें नया ऑडिटर अपॉइंट करना है तो तुम ऑडिट कमेटी से पूछोगे, हे ऑडिट कमेटी, नया ऑडिटर लेके आना है, तुम नाम दे दो, अगर तुम्हारी निगाह में कोई है बता दो, वो बता देंगे, ठीक है, तुम अपॉइंट कर लेना, तुम्हारी इच्छा तो कर लेना, नहीं करना है तो मत करना, तुम अपना ले आना, ठीक है। इस तरीके से बोला गया, बस सिंपल है। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ऑडिट कमेटी कौन किस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, किसको बनाना है किसको नहीं, बना शांति रखो, पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना भाई, इधर प्रेशर कभी मत लेना जीवन में, शांति से पढ़ो, आराम से पढ़ो, 20-25 घंटे में तुम्हारा ऑडिट कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो टीचर्स उनकी क्लासेस 50 या 60 या 70 या जाती है, मतलब 150 घंटे की क्लास होगी अगर अपन नॉर्मल लेक्चर लेके जाएंगे तो, ठीक है, और मैं तुम्हारे 20 से 25 घंटे में सारी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ, 100 पेज की समरी बुक में सारा कंसेप्ट डाल रहा हूँ भाई, तो आराम से पढ़ लेना, क्या टेंशन है यार, बहुत शांति से पढ़ो, प्रेशर मत लो, एक चीज़ को 2 बार देखो, 4 बार देखो, कोई डाउट हो 1000 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर। एक बात ध्यान रखना मेरी, अगर तुम्हें ये चीज़ें टफ लग रही है ना, बस मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, एक बार इन पूरी चीज़ों को पढ़ लो, पेशेंस रखते हो, बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, जब मैं रिवाइज करूंगा ना ऑटोमेटिक चीज़ें रिकॉल होंगी। जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं सीए फाइनल में था और इंटर में भी था, मैंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी, ये कंपनी ऑडिट चल रहा है अपना, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह वगैरह, एक बार में समझ नहीं आता, ठीक है, तो सर समझ नहीं आता तो क्या करें, तुम पूरा पढ़ो पहले, पूरा स्टार्टिंग से लेके हमारे पूरे जितने 11 सेक्शन थे 139 से 148 तक, ठीक है, जितने भी सेक्शन थे एक बार पढ़ लो, फिर से उसका रिवाइज करना, ऑटोमेटिक चीज़ें रिकॉल होंगी, सब समझ आएगा कि पहला सेक्शन दूसरे से कैसे कनेक्ट है, दूसरे से तीसरा कैसे कनेक्ट है, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि पहले एक बार पूरा पढ़ लो, जितना समझ आ रहा है करते चलो, नहीं आ रहा है तो भी करते चलो, फिर अपन एक पूरा रिवीजन करेंगे, पूरी उस चीज़ को पकड़ के कंप्लीट करेंगे, उसमें समझ आता है, ठीक है। तो ऐसे करते चलना तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, ठीक है, और मैं एक मैराथन भी डालूंगा तो उसमें तो तुम्हारा भला होना ही होना है, ठीक है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सर रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात की, सर रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस में बात की, ये जो बीच वाला डब्बा है ना, ये बीच वाला डब्बा बड़ा परेशान करता है, यहाँ पे ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंटेड था, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यार, ये बड़ा परेशान करता है, इससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं कि भाई एक बार ऑडिटर अपॉइंट हुआ वो 5 साल के लिए अपॉइंटेड रहेगा, ठीक है सर, रहेगा अपॉइंटेड, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या बोला भाई, हम रोटेशन करना चाहेंगे, सर हम रोटेशन करना चाहेंगे, मतलब कैसे सर, कैसे सर बताओ, क्या बोला क्या कि अगर तुम देखो, बोला गया है कि एक ऑडिटर क्या 5 साल के लिए तुमने अपॉइंट किया, 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया, ठीक है सर, कर लिया कोई दिक्कत नहीं। अब उसको बोला गया 5 साल के लिए, अब तुम इसी एक ही कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस की बात करता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री में मेरा, रिलायंस इंडस्ट्री में मैं एक ऑडिटर हूँ, ठीक है, तो बोला गया तुम एक बार 5 साल के लिए अपॉइंट हो गए ना, अब अपॉइंट मत हो, 5 साल के लिए तुम छुट्टी पे ले लो, इस कंपनी से लीव ले लो, इसको बोलते कूलिंग पीरियड, COOLING कूलिंग पीरियड, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा रहा हूँ इस पे। सर बोला क्या है, एक बार तुम किसी कंपनी में ऑडिटर बन गए तो 5 साल तक के लिए अपॉइंट हो सकते हो, उसके बाद तुम्हें 5 साल का लीव लेना पड़ेगा, मतलब उससे फिर तुम्हें अपॉइंट नहीं होना, क्यों नहीं होना सर, देखो भाई अगर मैं रिलायंस का ऑडिटर बन गया, 1 साल काम करूंगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहूंगा, 2 साल काम करूंगा, इंडिपेंडेंट रहूंगा, तीसरे साल में क्या होगा, मेरी जान पहचान बन जाएगी, किससे जान पहचान बन जाएगी, हमारे मैनेजमेंट से, हमारे मोटा भाई से, सबसे बातचीत अच्छी होने लगी, फिर एक प्रेशर टाइप का आएगा कि भैया मोटा भाई चाहते हैं इस बैलेंस शीट पे फ्रॉड चल रहा है, होने दो, बस तुम रिपोर्ट पे साइन कर दो, है ना, क्वालिफाइड रिपोर्टर, अच्छी रिपोर्ट दे दो, तुम आंख बंद करके काम करो, जो फ्रॉड हो रहा है होने दो, तो है ना, गिफ्ट विफ्ट भी देने लगा, तो इससे क्या होगा भाई, एक सोशल कनेक्शन बन गया, और फिर मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा, फालतू का प्रेशर मेरे माइंड पे आएगा, सिंपल सा है। इसलिए हमारे लॉ में बोला, हमारे कंपनी एक्ट में बोला कि भाई कोई भी ऑडिटर है तो मैक्सिमम 5 साल के लिए आप एक कंपनी में अपॉइंट हो जाओ, उसके बाद आपको 5 साल उस कंपनी में अपॉइंट नहीं होना है, कूलिंग पीरियड पे चले जाओगे, लीव पे चले जाओगे, उस कंपनी में आप अपॉइंट नहीं होगे, फिर उसके बाद तुम्हें होना है तो 5 साल की छुट्टी लो, उसके बाद फिर से तुम 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हो, एक इंडिविजुअल के लिए इन्होंने बता दिया गया। तो
पहले मैं क्या ये नीचे वाली चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर अपन ऊपर वाली चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्या चीज़ बोला गया, इंडिविजुअल के लिए बोला गया। तो सर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल्स हैं लिखते चलना, एक नोटबुक ज़रूर अपने पास रखना, प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और एक नोटबुक लेके आओ, पेन लेके आओ, या फिर तुम चाहो तो एग्जाम ये बीच में नीचे जगह वगह देखे कहीं भी खोपचे में चिपका दो, चिपकाते हुए चलो, क्यों चलो, आएगा काम, आएगा आएगा। देखो मैंने आपको समझाया, पहली चीज़ है एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब अपन इंसान, एक इंडिविजुअल क्या बन सकता है, ऑडिटर बनेगा, ठीक है। बोला गया मैक्सिमम 5 इयर्स तक, 5 इयर्स तक एक कंपनी में तक, 1 मिनट तक, अरे अच्छे से लिखा नहीं हो रहा है, 1 सेकंड दो। मैक्सिमम 5 इयर्स तक ऑडिट कर सकते हो, ऑडिटर बन सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने लिखा हुआ है, ठीक है सर, लिख दिया मैक्सिमम इंडिविजुअल, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको समझाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल केस लेके आ रहा हूँ, इस पे एमसीक्यू वगैरह आते हैं, सर आते हैं, ठीक है। अभी मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। इंडिविजुअल क्या हुआ, पहले साल अपॉइंटेड हुआ, ठीक है सर, 1 साल आपने ऑडिट किया उस कंपनी का, ठीक है। फिर आपने दूसरे साल आपने ऑडिट किया उसका, ठीक है, सिंपल है। तीसरा साल किया, चौथा साल किया, पांचवा साल किया, 5 साल हो गए ना, किसी भी कंपनी में 5 साल आपने काम किया। अब तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, कूलिंग पीरियड। अब तुम इस कंपनी में 5 साल तक ऑडिट नहीं कर सकते, 5 इयर्स तक। करते हो तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ठीक है, करते हो तो फिर डिस्क्वालीफाइड, 5 साल तुम्हारे निपटे, फिर उसके बाद फिर से तुम अपॉइंट हो सकते हो, फिर से 5 साल के लिए आप अपॉइंट हो सकते हो, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल था, ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, इस तरीके से हो सकता है। फिर तुम्हें 5 साल का फिर से कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा, मतलब 5 साल की लीव लेना पड़ेगा, इस तरीके से तुम्हारा काम जाएगा। फिर आगे 5 साल के लिए फिर से अपॉइंट हो सकते हो, इस तरीके से पहला एग्जाम्पल मेरा कंप्लीट होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, थोड़ा सा इससे टिपिकल जाने वाला है। पहली चीज़ है, अगर मैंने 1 साल ऑडिट किया, ठीक है सर, 1 साल ऑडिट किया, फिर 2 साल ऑडिट किया, फिर 3 साल मैंने काम ही नहीं किया, मैंने नहीं किया काम, ठीक है, मैंने 3 साल मैंने उस कंपनी में कोई काम नहीं किया, ठीक है, 3 इयर्स, 3 साल मैंने काम नहीं किया, मैंने 1 साल ऑडिट किया, दूसरी साल ऑडिट किया, फिर 3 साल, थर्ड ईयर नहीं लिखा, ये 3 सालों तक लिखा है, 3 सालों तक, मतलब चलो इसको लिख दे रहा हूँ, सिंपल कर दे रहा हूँ, नहीं तो तुम क्या है कि कंफ्यूज हो जाओगे। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर ऐसे बनाएंगे, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये तो हमारा थर्ड ईयर, ये हमारा फोर्थ ईयर, ये हमारा फिफ्थ ईयर। हम पेन चेंज कर देते हैं, फिर बात करते हैं हम आपसे। ये अपन ने ऑडिट नहीं किया, यहाँ पे ऑडिट नहीं किया, यहाँ पे ऑडिट नहीं किया, ठीक है सर। ये अपन ने 2 साल अपन ने यहाँ पे ऑडिट किया हुआ है, अब 3 साल का मेरा ब्रेक हो गया, अब मैं कितने साल और ऑडिट कर सकता हूँ। तो बोला गया है भाई कि भाई तुमने पहले कितने साल किया था, 2 साल किया हुआ था, ठीक है, फिर तुमने 3 साल बीच में काम नहीं किया। इनका सिंपल सा रूल है, तुम्हें 5 साल गिनना है, तुम्हें 5 साल अगर कंटिन्यूस ब्रेक होता है तो तुम आने वाले 5 साल तक काम कर सकते हो, सिंपल है। 5 साल की छुट्टी होना जरूरी है बीच में, 5 साल की छुट्टी होना जरूरी है बीच में, उसके बाद आप 5 साल काम कर सकते हो। जैसे ऊपर वाला जो केस था, 5 साल की छुट्टी हुई तो फिर आप 5 साल आगे काम कर सकते हो। अब यहाँ पे का सिर्फ 3 साल तुमने छुट्टी ली हुई है, 3 साल तुम्हारा कूलिंग पीरियड था, क्या तुम अब ऑडिट कितने साल और ऑडिट कर सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला, क्या बता दिया गया, भैया ये तुम्हारा जो 6th ईयर आएगा, ये तुम्हारा 7th ईयर आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा 8th ईयर आएगा। तो उन्होंने क्या बोला गया, उन्होंने क्या बोला, पहले 2 साल तो तुमने काम किया, ठीक है, फिर तुम यहाँ पे 3 साल और काम कर लो, ठीक है, ये तुम्हारे कितने हो गए, तुम्हारे 5 साल हो गए, मतलब तुम्हारे ये 5 साल काउंट हो गए। अब तुम लंबा खासा 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा, कितने साल का ब्रेक लेना पड़ेगा, 5 इयर्स का, 5 इयर्स कूलिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। 5 साल का आपको कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा, 5 साल का कूलिंग पीरियड लिया। अब उसके बाद ठीक है, फिर से तुम 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हो, 1 ईयर करो, फिर 2 ईयर करो, ठीक है, ऐसे करके 3 ईयर करो, 4 ईयर करो, 5 ईयर करो, ऐसे तुम्हें फिर से 5 साल तुम ऑडिट कर सकते हो। सिंपल था, दूसरा एग्जाम्पल था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अब मैं लेके जा रहा हूँ तीसरा एग्जाम्पल। सर तीसरा एग्जाम्पल समझाओ सर, ये तीसरा एग्जाम्पल। पहले अपन ड्राइंग बनाते हैं अच्छी, हाँ ये पहले ड्राइंग बनाएंगे फिर बात करेंगे अपन।
अच्छी खासी हमने ड्राइंग बना दी। ठीक है सर, मेरी ड्राइंग भारत की सबसे अच्छी ड्राइंग है, टेंशन मत लेना, मेरे से कभी कंपैरिजन मत करना, मेरी राइटिंग से कभी कंपैरिजन मत करना, जलो मत बराबरी करो, है ना, मेरे से अच्छी राइटिंग दुनिया में किसी की नहीं है। ठीक है, जलो मत बराबरी करो। ये हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ठीक है सर, क्या बोला, पहले साल तुमने ऑडिट किया, दूसरे साल तुमने ऑडिट किया, तीसरे साल ऑडिट किया, चौथे साल ऑडिट किया, फिफ्थ ईयर तुमने ऑडिट नहीं किया। क्या अक्सर नहीं किया, मैं यहाँ पर रेड कलर से लिखता हूँ, नहीं किया, नहीं किया। सिक्स्थ ईयर भी तुमने, सेवेंथ ईयर नहीं किया, एट्थ ईयर नहीं किया, 1 2 3 4 साल तुमने ऑडिट नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। अब तुम नाइन्थ ईयर में पहुंच गए, मतलब कौन सी ईयर में पहुंच गए, नाइन्थ ईयर में। तुमने यहाँ पे 1 साल इस कंपनी का फिर से ऑडिट कर लिया, तो 1 2 3 4 ये गिनिंग है, 4 साल तुमने काम किया, फिर तुमने 4 साल का कूलिंग पीरियड है। हमारे लॉ में लिखा है 5 साल का कूलिंग पीरियड चाहिए, 5 से कम नहीं चाहिए। 5 साल का अगर तुमने कूलिंग पीरियड है, 5 साल की छुट्टी लगा दी तो आगे 5 साल तुम काम कर सकते हो। क्या बोला, 5 साल की छुट्टी लगा दी तो तुम आगे 5 साल काम कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 4 साल की छुट्टी लगाई है, तुमने यहाँ पे आके एक बार ऑडिट कर लिया, तो अब इन्होंने बोला कि तुमने ये 1 2 3 4 स्टार्टिंग के 4 साल काम किया और 1 साल और यहाँ पे काम कर लिया, मतलब अब तुमने 5 साल हमने गिन लिया, अब तुम्हें 5 साल की छुट्टी लगानी होगी। तो 10th ईयर, 11th ईयर, 12th ईयर, 13th ईयर और 14th ईयर, ये कितने 5 साल है, ये तुम्हारा जाएगा क्या, कूलिंग पीरियड है। सर ये आपका क्या कूलिंग पीरियड होगा, COOLING, कूलिंग पीरियड माना जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मैटर है, 5 साल छुट्टी लो, उसके बाद आगे 5 साल काम कर सकते हो। लेकिन सर यहाँ पे 4 साल हमने छुट्टी ली, इसको कंसीडर करेंगे, कोई कंसिडरेशन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लॉ जैसा बोलता है वैसा चलना है, लॉ बोलता है सीधा चलना है तो सीधा चलना है, लॉ बोलता है टेढ़ा चलना है तो टेढ़ा चलना है, बात खत्म। लॉ ने बोला ना 5 साल की छुट्टी लेना है तो लो, उसके बाद आप 5 साल काम कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने 5 साल की छुट्टी ली, हाँ जी सर ले ली, तो फिर अब लॉ बोलता है आगे तुम 5 साल आने वाले साल काम कर सकते हो। तो अपन आगे आने वाले 5 साल ब्लैक कलर से बना देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5, 5 साल आप आराम से काम कर सकते हो। इस तरीके से इंडिविजुअल के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, ये लॉ था। अब दूसरा चीज क्या बोला गया, या तो देखो इंडिविजुअल ऑडिट कर सकता है या फिर पार्टनरशिप फर्म ऑडिट कर सकती है। इन दोनों के अलावा कोई भी व्यक्ति कभी ऑडिट नहीं कर सकता। इंडिविजुअल मतलब इंसान, या फिर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कौन होना चाहिए, मेजोरिटी सीए होना चाहिए। जैसे सीए और लॉयर की फर्म है, सीए और सीएस ने फर्म बना ली, सीए सीएस सीए में लोगों ने फर्म बना ली, क्योंकि भैया जरूरत पड़ती भाई अपने को करना। तो मेजोरिटी लोग अगर किसी फर्म में, सीए में आगे पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो कि कौन कौन से बंदे हैं ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है सर, अगर आपकी कौन सी है, इंडिविजुअल, आप कौन है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ऑडिट कर सकता है। और दूसरी चीज़ है आपकी पार्टनरशिप फर्म ऑडिट कर सकती है। तो पार्टनरशिप के लिए बता दिएगा कि आप मैक्सिमम 5 ईयर्स की, क्या, 2 टर्म्स आप ऑडिट कर सकते हो। दैट मीन्स सिंपल अपनी लैंग्वेज में बोलें कि आप 10 साल तक ऑडिट कर सकते हो। यहाँ पे अपना ऑडिटर कितने साल तक काम कर रहा था, 5 साल तक की लिमिट थी। तो वहीं हमारी पार्टनरशिप फर्म को कितना, 10 साल की लिमिट दे दी कि साहब आप 10 साल काम करो, फिर एक 5 साल का पीरियड, कूलिंग पीरियड लेना। ऐसा मत कर देना पार्टनरशिप फर्म में कि आपने 10 साल काम किया फिर 10 साल का कूलिंग पीरियड, मतलब 10 साल की छुट्टी देना। नहीं 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 नहीं, 10 साल काम करो, फिर वही 5 साल की आपको छुट्टी लेना है, फिर आप 10 साल काम कर सकते हो, फिर आप 5 साल की छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ ऊपर वाले केस के जैसा है। ठीक है, और सारे एग्जाम्पल सेम होंगे, बस 5 की जगह 10 कर देना हर जगह। बस कूलिंग पीरियड आपका 5 साल का होगा, मतलब आपने 9 साल काम किया आपकी पार्टनरशिप फर्म ने, फिर आपने 4 साल की छुट्टी ले ली, तो आप ऑडिट कर सकते हो क्या, 1 साल और आप ऑडिट करो तो आपके पूरे 10 साल हो गए, फिर आपको 5 साल का कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा, फिर से आप 10 साल के लिए आप ऑडिट कर सकते हो। तो ये चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है सर, ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गए अपन, यहाँ पे थे। ठीक है, सेक्शन 139, तब सेक्शन 2 की बात कर रहा था मैं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर हमारा रोटेट होगा कि आप किसी भी कंपनी में 5 साल काम करो, उसके बाद आपको हटना पड़ेगा उस कंपनी से। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, देखो अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आप 10 साल काम कर सकते हो। तो अब लॉ की लैंग्वेज में अपने को लिखना क्या, वो चीज़ समझना। देखो, एन इंडिविजुअल कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर। 5 consecutive ईयर, निरंतर चलने वाली 5 साल तक आप ऑडिट कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। 5 consecutive ईयर का मतलब 5 साल काम कर सकते हो। और एन ऑडिट फर्म, अगर आपकी ऑडिट की फर्म है, पार्टनरशिप की फर्म है, कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive ईयर। जो 5 consecutive ईयर है, 5 आने वाली जो साल हैं, उसको 2 टर्म दे रखा हो। टर्म मतलब 5 5 साल के 2 टर्म, 5 5 साल के 2 टर्म, इसका मतलब हो गया हमारा 10 साल। ठीक है, और इसका मतलब एक टर्म दे रखा हुआ है, एक टर्म है 5 साल की, मतलब 5 ईयर्स। ठीक है,
ये चीज़ याद रखना अपने को। तो ये चीज़ अपने को एज इट इज़ लिखना होगा कि भैया आप ऑडिटर नहीं बन सकते वन टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, और अगर ऑडिट फर्म है तो ऑडिट फर्म कैन नॉट बिकम ऑडिटर फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। ये लॉ की लैंग्वेज एज इट इज़, इस चीज़ को तो लिखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई लोग, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या बोला गया अपने से कि भाई अब एप्लीकेबिलिटी किस पे लगता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर, सारी कंपनीज पे लगता है क्या? तो उन्होंने आगे की बातें भी अपने को बता दी गई है सर। चलो आगे की बात और पढ़ लो पहले, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बोला गया एप्लीकेबिलिटी किस पर लगेगा, किन कंपनीज पर लगेगा ये। तो बोला गया एक्सक्लूड कर दो ओपीसी और स्मॉल कंपनी। ओपीसी मतलब 1% कंपनी, ओपीसी मतलब 1% कंपनी। 1% कंपनी का मतलब है जिसके अंदर एक ही बंदा होता है, एक ही डायरेक्टर होता है, ठीक है, वही कंपनी को चलाता है, छोटी कंपनी है। दूसरी चीज बोला गया स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है, लॉ में, मैं तो नहीं पढ़ाने वाला लॉ, लेकिन लॉ में पढ़ा होगा, जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपए तक है और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ तक था पिछले साल, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन स्मॉल कंपनी। ठीक है सर, तो अगर आपकी 1% कंपनी है और स्मॉल कंपनी है, इन पे नहीं लगेगा, एक्सक्लूड कर दिया गया। तो लगेगा किस पे, लिस्टेड कंपनी पर। सर लिस्टेड कंपनी मतलब जो जिसके शेयर्स लिस्टेड हैं, जिसके शेयर्स लिस्टेड है मतलब पब्लिक ने जिस पर पैसा लगाया हुआ है उस पर लगेगा रोटेशन ऑफ ऑडिटर। फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस पूछते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो बोला गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में मतलब ये तो एक तो हो गई लिस्टेड जिसमें कंपनी का पैसा लगा हुआ है। अब फिर ये बाकी की जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, सारी कंपनी जिसमें पैसा लगा है कंपनी उसमें जनरल पब्लिक का पैसा लगा है, मतलब डिपॉजिट वगैरह दिया, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, शेयर्स उसके शेयर्स मार्केट में नहीं आए हुए, मतलब बीएससी और एनएससी पे लिस्टेड नहीं है। तो बाकी की जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसमें बोला गया कि अगर आपकी कंपनी का क्या है सर, पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर है, कितना है सर, 10 करोड़ या उससे ऊपर, या फिर अगर आप प्राइवेट कंपनी, आपका पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितना है, 50 करोड़ या उससे ऊपर, या फिर कोई भी कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो। अब इन दोनों कंपनी के बारे में क्या, नीचे सबके लिए कॉमन पॉइंट डाल दिया कि कोई भी कंपनी जिसने बोरोइंग लिया, उधार लिया है, या फिर डिपॉजिट से लिए, किसी से पैसा लिया है, ठीक है, किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लिया है, या फिर जनरल पब्लिक से, आम जनता से लिया, कितना लिया, 50 करोड़ या उससे ऊपर, तो उसके ऊपर क्या लगेगा हमको, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का ये सेक्शन लग जाएगा। सर इसको याद कैसे करना है, सर याद ऐसे करना है ना भाई, 10 50 50 याद हो गया, याद हो गया, 10 50 50, 10 50 50। सर 10 50 50 क्या है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, याद करा रहा हूँ, याद करो, याद करा रहा हूँ, याद करो मेरे भाई, याद करा रहा हूँ, याद करो। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ये सेक्शन क्या किस पे लगेगा, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, एक चीज लिस्टेड कंपनी पर लगेगा। दूसरी चीज है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितना, 10 करोड़ उससे ऊपर, 10 करोड़ या उससे ऊपर, 10 करोड़ या उससे ऊपर, ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा ना, इक्वल्स टू का पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये वाला इक्वल्स टू, और ये ग्रेटर देन वाला, इसका मीन्स आपको एज इट इज मत लिखना, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना, आपको लिखना है अनलिस्टेड पब्लिक शेयर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, इफ पेड ऑफ शेयर, दिखाता हूँ। पहला लिखना है एप्लीकेबिलिटी किस पे होगी, लिस्टेड, लिस्टेड कंपनी पर, ठीक है, लिस्टेड कंपनी। फिर दूसरी चीज है अनलिस्टेड, अनलिस्टेड पब्लिक, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल, if paid up share capital is 10 करोड़ और मोर, ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। एक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाना है, अपने समझने के लिए लगाया हुआ मैंने, ठीक है, 10 करोड़ और मोर है, ठीक है, इस चीज से अपने को याद करना है। फिर दूसरी चीज का याद करना है कि भाई प्राइवेट कंपनी है जिसका क्या पेड ऑफ शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर है, ठीक है। अगर आपने लोन वगैरह, बोरिंग वगैरह है, कंपनी की बोरिंग है, डिपॉजिट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, अगर आपने इसे इसमें पब्लिक नहीं लिखा चलेगा, बैंक नहीं लिखा चलेगा, लेकिन आप इतना तो लिखेंगे, कंपनी विद बोरिंग, बोरिंग है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक आध पॉइंट लिख दो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक, ऐसा करके कुछ भी लिख दो, इस 50 करोड़ और मोर, यह याद करना, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, इतना याद रखो, ठीक है। बस ये हो गया हमारा, यहाँ तक मैंने आपको पॉइंट पढ़ा दी, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, एडिशनल कंडीशन फॉर रोटेशन, कूलिंग पीरियड से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं सर, क्या है, दिखा देख लेते अपन।
क्या बोला गया, क्या बोला गया कि भैया कोई ऑडिटर है, 5 साल के लिए कूलिंग पीरियड है, मैंने पढ़ा दिया 5 साल के लिए आपको विदाई लेना है, 5 साल आप उस कंपनी में काम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, ऑडिट फर्म को बोला गया है कि आपको भी 5 साल का कूलिंग पीरियड रखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैव कॉमन पार्टनर्स ऑफ द फर्म हुज टेन्यूर, ठीक है, समझाता हूँ, टेंशन मत लो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस कंपनी है भाई, मालिक है भाई, मालिक रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस कंपनी का मैं 5 साल ऑडिटर था, सीए दिव्यांशु, मैंने 5 साल काम किया, 5 ईयर्स तक काम किया, अब मेरा कूलिंग पीरियड चालू हो गया, मेरा कूलिंग पीरियड चालू हो गया, अब मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकता, सिंपल है। अब रिलायंस कंपनी में कौन आ गया, ए बी सी लिमिटेड, इसके ऑडिटर बन गई, बन गई। अब भाई इस ए बी सी लिमिटेड में मैं क्या बन गया, आज से ही पार्टनर बन गया, मैं पार्टनर बन गया, मैं पार्टनर बन गया इस कंपनी में। तो भी लॉ ने बोल दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। ये जो अगर हम कोई भी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, या अगर हम कोई भी ऑडिटर, सॉरी ये हट गया, एक सेकेंड, अगर हम, एक मिनट, ए हाँ आ गया आ गया आ गया, अगर हम कोई भी क्या कोई भी क्या, ये पार्टनरशिप फर्म को अगर अपन अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा पार्टनर नहीं होना चाहिए जिसने पहले ऑडिट किया हो और उसका कूलिंग पीरियड में चला गया वो बंदा, ठीक है, सिंपल सा मैटर है। अब दूसरी चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर मैंने 4 साल ऑडिट किया हुआ है, अब मेरा 1 साल बचा हुआ है, ठीक है, इनने मेरे को हटा दिया और एक नई जो फर्म है वो अपॉइंट हो गई। अब ये फर्म कितने 10 साल के लिए अपॉइंट हो सकती है, ठीक है, 10 साल ये ऑडिट कर सकती है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ, मैं इस फर्म में क्या पार्टनर बन गया, तो अब बोला गया, अब मैं इस फर्म में क्या पार्टनर हो गया, तो ये जो फर्म है सिर्फ 1 साल ही ऑडिट कर सकती है, सिंपल सा मैटर है। वो डिपेंडेंसी वाला मामला आ रहा है कि अगर कोई भी फर्म को आप अपॉइंट कर रहे हो तो उसमें ऐसा कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए जिसने पहले ऑडिट किया हुआ और वो कूलिंग पीरियड में हो, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, ऐसा कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए इस फर्म के अंदर जिसने जैसे 3 साल काम कर लिया तो अब वो सिर्फ 2 साल और एलिजिबल रहेगी, ऐसा नहीं कि उसको 10 साल मिलेगा, सिंपल है, ठीक है। बस ये चीज़ दे रखी हुई थी, ये भी अपना काम हो गया। ये लास्ट वाला पॉइंट ये दे रखा हुआ कि ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब हमारी फर्म अपॉइंट हो रही है, ठीक है, नो ऑडिट फर्म हैव कॉमन पार्टनर, कॉमन पार्टनर मतलब जो पहले काम कर चुका है वो नहीं होना चाहिए, टू द फर्म हुज tenure expired in company immediately preceding financial year shall be appointed as auditor of a company for a period of 5 साल, ठीक है। ऐसा कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए जो कूलिंग पीरियड में चला गया हो और जो 5 साल के लिए ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी का, ऐसा हमारी ऑडिट फर्म में पार्टनर नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो ऑडिट फर्म भी ऑडिट नहीं कर सकती, सिंपल सा मैटर हो गया। सर अब अगला सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ, रोटेशन, ये बहुत सिंपल है और इजी भी है, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, रोटेशन होगा अमॉन्ग दी मेंबर्स। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, रिलायंस के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ी ऑडिट की फर्म ने अपॉइंट किया ऑडिटर, ठीक है। अब उस ऑडिट फर्म में 20 ऑडिटर हैं, चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको। रिलायंस, रिलायंस का कौन है ऑडिटर, एग्जांपल दे रहा हूँ, केपीएमजी, केपीएमजी बिग फोर है। अब इस बिग फोर के अंदर 20 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स बोल सकता हूँ, ऑडिटर्स बोल सकता हूँ। तो क्या बोला गया कि ये जो 20 पार्टनर हैं, अब ये 5 साल के लिए आप, ये ऑडिट फर्म है, ठीक है, ये 10 साल के लिए हमने 10 ईयर्स के लिए अपन ने इसको क्या किया, अपॉइंट किया गया है। तो ये जो 20 पार्टनर है, तो इन्होंने बोला कि अगर जो मेंबर है, शेयर होल्डर है, रिलायंस के जो भी शेयर होल्डर हैं, तो वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि केपीएमजी में 20 पार्टनर है तो बोल दिया गया कि भैया 1 साल एक ऑडिटर काम करेगा, फिर दूसरे साल दूसरा ऑडिटर हमारा ऑडिट करेगा, तीसरी साल तीसरा ऑडिटर हमारा काम करेगा। ये चाहे तो कर सकती है, कौन कर सकती है, हमारी रिलायंस के शेयर होल्डर्स। इतना बोला है, इंटरनल रोटेशन बोला है कि ये जो फर्म हमने अपॉइंट किया हुआ है इसके अंदर ही रोटेशन होना स्टार्ट कर दो, कि 1 साल पहला बंदा काम करेगा, दूसरा साल दूसरा बंदा काम करेगा, सिंपल सा मैटर, ये चीज़ बोला गया है। बहुत ईजी, फालतू का सेक्शन दे रखा हुआ था, तो ठीक है सर। नेक्स्ट सेक्शन पे बात करता हूँ, 139 सबसेक्शन 4, थोड़ा आसान है, काम का है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है जून 18 में 6 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कितना सिंपल चीज़ें बना दी है, तुम्हें क्वेश्चन बैंक भी रेफर नहीं करना है, यहीं पे देखो क्वेश्चन तुमको देखने को मिल गया। जून 18 में 6 मार्क का क्वेश्चन आया, सर क्या आया हुआ है कि मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म्स, टर्म्स खत्म हो गई उसके बाद हम रोटेशन करना चाह रहे हैं। और इस एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लो, डिस्कस अबाउट द मैनर इन विच रोटेशन ऑफ ऑडिटर मे बी डन बाय द कंपनी ऑन द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, मतलब समझाते हैं।
ये ना सेक्शन और ये गलत डल गया, वही मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ। सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 बोल रहा है यहाँ पे, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 आ रहा है। मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। 1 मिनट का समय दो, मैं चेक करके आता हूँ क्या लफड़ा हो रहा है इसमें, सारा सेक्शन गलत डला हुआ है। 1 सेकेंड, चलिए मैं वापस आया। देखो भाई लोग सेक्शन ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्या था सर, समझो 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 समझो। मैनर ऑफ रोटेशन का मतलब है कि 5 साल तुमने काम किया, अब मुझे नया ऑडिटर लेके आना है। ये लाइन तुम्हें पढ़ना हो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम काट दो बस, ठीक है, इसको काट दो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज़, ठीक है। क्या बोला गया है, देखो इसको भाई काट दे रहा हूँ। क्या बोला गया है, क्या बोला गया। मैनर ऑफ रोटेशन का मतलब है कि अगर तुमने 5 साल काम किया, ठीक है, अब मेरे को नया ऑडिटर लेके आना है, तो कौन रिकमेंड करेगा, कैसे बताएं। तो इन्होंने क्या बोल दिया, क्या कि सिंपल है, अगर तुम्हारे पास ऑडिट कमेटी है, पिताजी बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लो भैया पिताजी बता दो नया ऑडिटर कौन लेके आना है। तो बोला गया अगर तुमने ऑडिट कमेटी बनाई है, अगर तुम्हारे पास ऑडिट कमेटी है, सेक्शन सेक्शन 177 बोलता है किन किन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनाना है। अगर तुम्हारे पास ऑडिट कमेटी है तो उससे रिकमेंडेशन ले लो, उससे पूछ लो, बता दे तेरे पास कोई ऑडिटर है, हाँ है तो भेज दे, बता रिकमेंडेशन दे, ये इसको हम ऑडिटर बनाना चाहते हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा बनाना है कि नहीं बनाना। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि अपने को नहीं बनाना, ठीक है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर से बोलेगा किससे, पिताजी से, मतलब ऑडिट कमेटी से, कि भाई फिर से तू रिकमेंड कर, फिर से बता, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, हम रीजन भी देंगे कि हमने इसको क्यों रिजेक्ट किया, फिर से रिकमेंड कर, दूसरा ऑडिटर बता। उसने दूसरा बताया, फिर भी अपने को समझ नहीं आया, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, नया ऑडिटर खुद ही अपने एंड पर खुद अपॉइंट कर लेगा, और उसको रिजेक्ट किया तो उसको रीज़न उसको दादाजी को बताना पड़ेगा, सिंपल। तो ये चीज़ बोला गया कि अगर ऑडिट कमेटी है तो उससे एक बार रिकमेंडेशन ले लो कि हम जो नया ऑडिटर लेके आ रहे हैं, एक बार रिकमेंडेशन ले लो उससे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद रिकमेंड करे, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद बोलेगा कि हम इस बंदे को ऑडिटर बनाना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है, फिर उसको अपॉइंट कर लेंगे बस। छोटी सी चीज़ बोली थी बस, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो इस लाइन को आप चाहे काट दें, सेक्शन 139 तब सेक्शन 2, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल्स दिए गए कि किस तरीके से आप अपॉइंट करोगे, बस इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है सर। चलो 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 चलो, सेक्शन 140। मैं सोच रहा हूँ अब अपन थोड़ा सा आप ब्रेक लो। मैं नहीं चाहता कि एकदम से हर एक चैप्टर में, हर एक लेक्चर में बहुत बल्कि बल्कि चीज़ें लगे। मैं नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ यहीं पर, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो देखो मस्त आराम से, जितना हुआ उतना रिवाइज करो, फिर आप आगे का सेक्शन अपने को पढ़ना है, ठीक है। ये सेक्शन थोड़े से भारी सेक्शन है, लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा इतू सा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अभी तक तुमने वीडियो शेयर नहीं की अपने दोस्तों तक, या फिर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई लोग फटाफट जल्दी से एक काम करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आप लोगों के लिए 5 मिनट का ब्रेक है, आप पूरी चीज़ों को रिवाइज करो, शांति से पढ़ो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।